Assalamu alaikum dear student. I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine. Students, in our lecture number 5 we have read about the tenses. हमने tenses में present indefinite tense पढ़ा था और present indefinite tense में हमने 4 types of sentences किए थे. 4 types of sentences तक हमने समझा कि subject क्या है, अगर subject है तो वो singular है या plural है. Then उसके बाद हमने helping verb को understand किया. अगर हम do और does लगाते हैं, if the subject is the singular we use the helping verb does अगर हम helping verb लगाते हैं तो फिर हम main verb जो है उसके साथ s और es का इजाफा नहीं करते. then उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में does not do not की एडिशन होती है और जब हम उसको इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाते हैं तो हम उसमें अपने टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं. डू और डज जुमले के स्टार्ट में आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड द क्वेश्चन मार्क. इसके बाद हमने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमारा 4th वन जो था वो था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी सवालिया जुमले. उनमें सवालिया मनफी जुमलों में हमने अंडरस्टैंड किया कि जब हम डू और डज को भी ऐड करते हैं उसके साथ साथ हम नॉट यानी नेगेशन का भी एडिशन कर देते हैं अपने जुमलों में. नाउ वी आर इन 5th टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट इज़ द डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब अगर आप इसमें देखो डबल यानी दो बार इंटरोगेटिव यानी कैसे डबल मतलब इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्यों कहा गया. तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ की एडिशन होती है जो कि हैं WH वर्ड्स. WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारे सेंटेंस को डबल इंटरोगेट बना देता है कि यानी उसमें 2 बार उसमें सवाल किया जाता है. 2 बार से मतलब क्या है? जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस किए थे. इफ़ यू हैव योर प्रीवियस इफ़ यू रिकॉल योर प्रीवियस सेंटेंसेस तो उसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाए थे तो हमने उसके अंदर डू और डज को जुमले के शुरू में ले आए थे. अब यहाँ पर डू और डज तो आएगा लेकिन उससे पहले WH वर्ड्स भी यूज़ होंगे. अब क्योंकि ये भी और प्लस हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी वजह से इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कह दिया जाता है. बाकी फॉर्मेशन वैसे ही चलती है. अब WH वर्ड्स हैं कौन कौन से? आई हैव रिटन हियर सम WH वर्ड्स के जो कि यूजुअली नॉर्मली हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट वन W स्टैंड फॉर द वर्ड वाई क्यों. नेक्स्ट वन व्हेन कब. W स्टैंड फॉर वेयर कहाँ. whose किसका. whom किसको. who कौन. ये तो हमारे W के वर्ड्स हो गए. एंड नाउ द H स्टैंड फॉर WH वर्ड्स हैं तो H स्टैंड फॉर हाउ कैसे. हाउ मैनी कितने. तो ये इटसेल्फ अगर आप सिर्फ देखो फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट ये इटसेल्फ एक सवाल है. वाई क्यों. व्हाट क्या. वेयर कहाँ. तो मतलब ये अगर आप एक ही वर्ड बोलते हो तो इट शोज द क्वेश्चन. आपके माइंड में ऑलरेडी एक ये जो एक वर्ड है ये इटसेल्फ एक पूरा सवाल है. हु कौन है मतलब अगर आप पूरा नहीं भी बोलते कौन क्या किस लिए तो वो इटसेल्फ एक इंडिकेशन दे देता है कि यू आर आस्किंग समथिंग. ठीक है आप एक क्वेश्चन कर रहे हो. अब डबल इंटरोगेटिव मतलब कि जब ये भी और प्लस इसके साथ हम डू और डज को भी ऐड कर देते हैं. ठीक है तो इस वजह से ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. अब उर्दू में हमें किस तरह पता चलेगा कि ये डबल इंटरोगेटिव है. उर्दू में तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है तुम कब सोते हो. सिंपल. अब स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि उर्दू का जुमला तो डबल में नहीं है यहाँ पर तो ये डबल नहीं लग रहा. लेकिन वही बात कि ये हमारा जो वर्ड है कब एक तो ये WH वर्ड इसको इंडिकेट करेगा क्वेश्चन को. दूसरा हमारे सेंटेंस का जो डिमांडिंग हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें ऐड हो जाएगा. यानी पहले तो आप इस वर्ड की ट्रांसलेशन करोगे जो कि है कब यानी वेयर व्हेन. ठीक है कि कब मतलब इसको ट्रांसलेट कर दोगे. उसके बाद हम वही चीज़ उसी रिपीटिशन की तरफ चलते हैं हम जो हमने पहले अपने सेंटेंसेस में किया था कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है.
क्या वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है? अगर सिंगुलर है तो क्या उसके साथ मैं डू लगाऊंगा या डस लगाऊंगा? अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊंगा? अब यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के बाद कि इसको ट्रांसलेट करने के बाद आई विल मूव टू माय सब्जेक्ट कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट एक प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी। जब यू मैंने बताया था सेकंड पर्सन होता है, तो जब यहाँ पर यू है जो कि एक सेकंड पर्सन है तो आई विल डेफिनेटली राइट डाउन डू, तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल कर दूँगा। तो तुम कब सोते हो, तो पहले कब की इंग्लिश व्हेन, ठीक। डू हमारे सब्जेक्ट का डिमांडिंग हेल्पिंग वर्ब था, इस वजह से हमने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया। व्हेन डू तुम सोते हो, यू स्लीप। व्हेन डू यू स्लीप कि तुम कब सोते हो। तो यहाँ पर हमने WH वर्ड का ट्रांसलेशन किया, उसके बाद हमने अपने सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसका डिमांडिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया। जब हमने ये दो चीज़ें ऐड की तो फिर ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज असलम कहाँ रहता है। कहाँ रहता है, ठीक है। कहाँ इटसेल्फ वही बात आ गई कि एक पूरा क्वेश्चन है। जब आप किसी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हो, ठीक। पहले तो हम कहाँ को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या है। कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर, ठीक। अब वेयर को हम अपने सेंटेंस में लिख देते हैं वेयर। अब असलम रहता है, असलम हमारा सब्जेक्ट है, हमने अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद तो हमें पता चला कि हम अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डज। यस, डज, वेयर डज। अब यानी वेयर एक तो इंडिकेट कर रहा है WH वर्ड को, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमने जब अपना जुमले के शुरू में लगाया जो कि उस सब्जेक्ट के डिमांडिंग था, तो वेयर डज असलम लिव, असलम कहाँ रहता है, ये इसकी यहाँ तक ट्रांसलेशन हो जाती है। तो WH वर्ड्स इटसेल्फ एक पूरा क्वेश्चन है, इसके साथ जब हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगाज में लगा देंगे तो ये दो बार क्वेश्चन यानी उसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको इस चार्ट को भी कोशिश करें, आप अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें। एक और चीज़ यहाँ मैं क्लियर करती जाऊँ स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर जितने भी मैंने वाइट बोर्ड पे अपने जितनी भी एग्जाम्पल सेंटेंस लिखी हैं, सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिखी हैं, वो सारी आपके नोट्स में नहीं हैं। ठीक है, तो आप कहीं अगर ये सोचें कि ये तो वही 10 सेंटेंसेस हैं जो कि मेरे नोट्स में इस तरह से पेज नंबर 68 और 69 पे लिखे हुए हैं, इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्ज़ाम्स में जाते हो, आपके पास इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो 5 मार्क्स की लास्ट पे ट्रांसलेशन आती है ना, जिसमें 8 सेंटेंसेस होते हैं, उनमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके इन्हीं सेंटेंसेस से होंगे, वो अनसीन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्चुअली में एग्जामिनर जो पेपर सेटर आपका होता है, जो आपको पेपर सेट करके हमारे R&D डिपार्टमेंट से आते हैं, उसमें एक्चुअली में आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना होता है कि आपको टेंस की कितनी नो हाउ है, आपको वर्ब से कितना आपको पता है कि अगर इंडेफिनिट टेंस है, अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो आप कौन सा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी विकेबलरी, उसके साथ साथ आपकी टेंस से रिलेटेड उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि जब आप ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करेंगे, आप डिफरेंट जगहों से इसकी ट्रांसलेशन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ सिंटेक्स को अपने माइंड में रखना है, फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है। अगर WH वर्ड है तो उनको रिलेट करके हेल्पिंग वर्ब के साथ तो कंस्ट्रक्ट करना है, जुमले को कंस्ट्रक्ट करना आ गया एक बार तो एवरीथिंग बिकम ईजियर। तो फिर वो कहीं से भी कोई जुमला आए उर्दू का, यू कैन ईजिली ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। Okay, after understanding the double interrogative sentence, now it's become more easier to understand the last one, that is double interrogative sentences. ये बिल्कुल वैसे ही है स्टूडेंट जैसे हमने 4th टाइप ऑफ सेंटेंस किया था ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये जो 2 बार आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा कि इसमें
आप नहीं का भी एडिशन जो है वो कर दोगे। जैसे इसका अब हम अगर सिंटेक्स सबसे पहले बनाएंगे कि इसका फॉर्मूला, जैसे हम आम ज़बान में कह देते हैं फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाएंगे आपके, उनकी आप ट्रांसलेशन करते हो। देन उसके बाद डू और डज। डू हमारा सब्जेक्ट क्या है तो हम डू लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। देन वी राइट डाउन नॉट, यानी नॉट की वजह से ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बन गए हैं। तो बिकॉज ऑफ नॉट, नॉट की भी बड़ी अहमियत है अपने जुमले में, वो एक बाकायदा वर्थ रखता है। प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अब हम उर्दू के सेंटेंसेस की तरफ आते हैं कि उर्दू का सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आप दफ्तर क्यों नहीं जाते हैं। ओके, द फर्स्ट टास्क इज आइडेंटिफाई द WH वर्ड, कि आपका WH वर्ड कौन सा है। इफ़ यू नोटिस दिस टेबल, अगर आप इस टेबल को सामने रखोगे तो आप ईजिली अंडरस्टैंड करोगे कि इस सेंटेंस में आपका WH वर्ड है क्यों, ठीक है, दैट इज़ वाई। अब ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया डबल इंटरोगेटिव की वजह से, WH वर्ड की वजह से ये हमें पता चल गया। अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, यही चलिए हम यहाँ साथ साथ लिखते चले जाते हैं। वाई, आपकी इंग्लिश क्या होगी, तुम आम ज़बान में कर लेते हैं। देन यू, तो यहाँ पर आप नहीं जाते हैं। सो यहाँ पर रिस्पेक्ट के मैनर में अगर हम बात करेंगे तो किसी को ज़्यादा, तो साथ साथ अगर हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लूरल में भी ये आ जाता है, ठीक है। तो यू इज़ आर सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि यू है। देन नहीं, अब जब हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डू। देन वी राइट डाउन हियर वाई डू यू नहीं। तो अब ये वाला नॉट यहाँ पर हम अपने सेंटेंस में लगाएंगे, वाई डू यू नॉट गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू नॉट गो टू ऑफिस, आप दफ्तर क्यों नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल भी है, डबल इंटेरोगेटिव भी है, प्लस नहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में हम WH वर्ड्स की ट्रांसलेशन करते हैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डस लगाते हैं, देन हम इसमें नॉट की एडिशन कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल में है वो हर साल इम्तिहान में अव्वल कैसे नहीं आता है, यानी हाउ, ठीक है। चलिए ये तो मैंने खुद ही बता दिया कैसे की मतलब हाउ। तो एक तो ऑलरेडी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। अब वो हर साल नहीं आता है तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली हम इसके साथ डज लगाएंगे। तो ट्रांसलेशन हम इसके साथ साथ करते हैं, हाउ डज ही, नहीं की इंग्लिश नॉट, हाउ डज ही नॉट। अब इम्तिहान में अव्वल नहीं आता है, इम्तिहान में अव्वल आने की इंग्लिश होती है स्टैंड फर्स्ट। हाउ डज ही नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द exams every year? How does he not stand first in the exams every year? अब यहाँ तक एक चीज़ और, क्वेश्चन मार्क। आपने अपने क्वेश्चन मार्क का बहुत ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है अपने सेंटेंस के आखिर में। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि क्लास 7 में हम 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करते हैं। 6 में तो हम 4 टाइप्स करते हैं, लेकिन क्लास 7 में हमारा 2 सेंटेंसेस में हम 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में किए थे, 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने आज के लेक्चर में किए। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डबल इंटरोगेटिव, WH वर्ड्स क्या होते हैं,
स्टूडेंट कोशिश करिए कि ये जो टेबल हैं या ये जो टेंसेस मैंने आपको करवाए हैं आप अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लो। आपके पास ये बाकायदा एक फॉर्मेशन और ये सारा जो है वो एक अरेंजमेंट में, एक स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट में आपके पास आ जाएंगे और आपको खुद से जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप इजीली इन चीज़ों से हेल्प ले सकोगे। आपके लिए एक छोटा सा टास्क समझ लें कि आप क्या करेंगे, 10 सेंटेंसेस जो आपके इन्हीं नोट्स में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट सेंटेंस ऑन पेज नंबर 68 इज़ वो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएं, इंटरोगेटिव बनाएं, इंटरोनेगेटिव बनाएं, डबल इंटरोगेटिव बनाएं और फिर से डबल इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाएं। तो एक सेंटेंस से आप 5 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कर सकते हो। इन रूल्स को सामने रखें, इंफॉर्मेशन को सामने रखें एंड ट्राई टू मेक दिस एक्सरसाइज। आप खुद से ये एक्सरसाइज करें, बनाएं इसे और अपने लिए आप खुद जज करेंगे कि यू फील बेटर इन योर टेंस फॉर्मेशन। आप खुद को आपको लगेगा कि नहीं अब मैं बेहतर टेंसेस कर रहा हूँ। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस होल सेंटेंस देयर आर रूल्स आर ऑलरेडी रिटन इन योर नोट्स एज वेल। अगर आप नहीं, आप इन रूल्स की हेल्प लो, इन रूल्स को देखते हुए एंड देन फॉलो द स्ट्रैटेजी व्हाट आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इस एक एग्जाम्पल से आप नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स और बनाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर 6 है, क्या उस्ताद तालिबे इल्मों को सज़ा देता है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इससे पहले आप सिंपल सेंटेंस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल क्या उस्ताद तालिबे इल्मों को सज़ा देता है, इसकी जगह आप कर लें उस्ताद तालिबे इल्मों को सज़ा देता है, यानी ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देन उसके बाद नेगेटिव बनाएं, इंटरोगेटिव ऑलरेडी इज़ हियर, देन इंटरोनेगेटिव बनाएं, डबल इंटरोगेटिव। तो इस तरह से एक खुद से ड्रिल करें एंड और इसमें ज़्यादा अपनी जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे टेंसेस में उतना ही आप बेटर होते चले जाएंगे। जी स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर यूनिट नंबर 3 दैट इज़ अ पोएम नो। आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश में पेज नंबर 14 है। दिस वन इज़ योर टेक्स्ट। हम पोइम को, इसके टेक्स्ट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे रीडिंग के थ्रू और जब आप इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे अपने MCQs और अपनी समरी और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करती जाऊँ स्टूडेंट्स कि जब आप टेक्स्ट से एक बार अवेयर हो जाते हो तो फिर आपके लिए बाकी MCQs को अंडरस्टैंड करना, समरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक आइडिया जो होता है पोएम का, वो क्लियर हो जाता है। तो आई होप कि जब आप ये लेक्चर अटेंड करें तो अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर खोल कर रखें क्योंकि तभी आपको वर्ड्स जो मैं साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी तो वो भी आप अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। ओके, नो वर्ड्स टू नो, सम वर्ड्स टू नो आर हियर। इनको भी मैं टेक्स्ट में जब पढ़ूंगी तो तभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। नो सन, नो मून, नो मॉर्न, नो नून, नो डॉन, नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, नो स्काई, नो अर्थली व्यू, नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, no road, no street, not it other side the way. No, 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 यानी कुछ भी नहीं, ना सूरज है ना चांद है, ना सुबह, morn is a short form, morn is the short form of morning. सुबह कि ना तो सूरज है ना चांद है, ना ही सुबह है और ना ही दोपहर, नून दोपहर को कहते हैं। नो डॉन, नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, और ना ही डॉन मतलब सूरज से पहले जो तुलुए सहर है ना उसका पता चलता है, ना डस्क ना ही गरूब आफ्ताब, ना ही सूरज के गरूब होने का, शाम के धुंधलके का, तारीकी का पता चलता है। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, दिन के किसी भी प्रॉपर टाइम जो उसका सही वक्त है उसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। नो स्काई, नो अर्थली व्यू, अर्थली व्यू मतलब ना तो आसमान नज़र आता है और ना ही ज़मीन का कोई व्यू मतलब नज़ारा, अर्थली व्यू क्लियर है यानी ज़मीन का सतह का जो एक नज़ारा है वो क्लियर है। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, कि दूर के फासले भी यानी दूर आसमान पे भी अगर देखो तो आसमान नीला नज़र नहीं आ रहा। क्या ऐसी वजह है कि हमारा पोइट जो है वो इस तरह से कह रहा है? लेट्स रीड।
नो रोड नो स्ट्रीट, नॉट अदर साइड द वे। यहाँ पर अगर आप देखें तो टी को यूं इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली अ कोलिक्वल, यहाँ पर अगर आप वर्ड टू नो में देखें तो कोलिक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अदर साइड ऑफ द रोड। अब कोलिक्वल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि ये एक नॉन फॉर्मल तरीका होता है, यानी आप इसमें जो एक जगह की बाशिंदों की एक आम ज़बान होती है उसके अंदाज में, कि अगर आप नोटिस करो तो आपने दो तरह के हम एक्सेंट देखते हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट है, द सेकंड वन इज़ अमेरिकन एक्सेंट। अमेरिकन का जो साउंड होता है उसमें वो बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ से जम कर देते हैं, जैसे अभी आप आगे भी पढ़ोगे तो वो जब बोलते हैं तो देयर एक्सेंट इज़ नॉट एज सच क्लियर एज द ब्रिटिश एक्सेंट। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करें प्रोनाउंसिएशन ऐसे आप फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर वो दो ऑप्शन देते हैं आपको कि डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन अमेरिकन एक्सेंट और इन ब्रिटिश एक्सेंट। तो यहाँ पर ये एक वहाँ के लोकल जो पीपल हैं उनका जो एक एक्सेंट है कि वो ट यानी इट को यहाँ पर उन्होंने अज़म करके द अदर साइड ऑफ द रोड यानी यहाँ पर ट कर दिया उन्होंने, कि ना तो एक तरफ सड़क या किसी गली का नज़ारा और ना ही उसके दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि क्या है उधर का मंजर। ओके, नो एंड टू एनी रो, रो को अंडरलाइन करें। द वर्ड रो यहाँ पर इस तरह से आर इज़ कैपिटल, इट मीन्स इट इंडिकेटिंग द स्ट्रीट। ठीक है, ये एक नैरो स्ट्रीट को यानी जिसको हम आम ज़बान में कहें तंग गली, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं उसको, ठीक है। तो रो इंडिकेटिंग द वर्ड नैरो स्ट्रीट उसको इंडिकेट कर रहा है कि ना ही किसी तारीख छोटी सी गली, एक जो तंग गली है उसका इख्तिताम एंड यानी उसका कोई सिरा उसका भी नहीं मालूम चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। नो इंडिकेशन वेयर द क्रीसेंट्स गो, क्रीसेंट्स अंडरलाइन द वर्ड क्रीसेंट इज इट मीन्स जो हमारा अर्ली डेज मून होता है जिसे हम हलाल कहते हैं, हलाल का मतलब अहमर, इस तरह से कि ना तो हमारे पास कोई इंडिकेशन, ना तो हमें कोई इशारा मिलता है कि किधर चांद गया और कहाँ से आया, कि दिन और रात का कोई ख़ास पता नहीं चल रहा। नो टॉप टू एनी स्टीपल, स्टीपल, स्टीपल क्या होता है? स्टीपल इज़ एक्चुअली अ टॉल टावर ऑफ अ चर्च, यानी जो चर्च के ऊपर यूं करके बना होता है एक टॉल टावर, उसके जो एज पे काफ़ी ऊंचे होते हैं कि वो तकरीबन जो है वो इट्स प्रीटी हार्ड टू सी, लाइक आप ऊपर की तरफ देख कर देखते हो तो ऐसे टावर बना होता है। तो उसको बोलते हैं कि उस टावर की जो टॉप है यानी उसकी चोटी वो भी नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? नो कर्टिसीज, no recognition of familiar people. Familiar means those who are very closer to us, those whom we know, जिनको हम जानते होते हैं, कि ना तो अपने बहुत जाने पहचाने, अपने बहुत फेमिलियर लोगों की भी रिकग्निशन यानी पहचान नहीं हो पा रही, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही कि ये कौन है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम। क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? I am leaving the question after reading the each sentence. So this question I am leaving for you. आप इसको हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे कि why I am leaving the question right after the every sentence. No courtesies for showing am. Am वही बात apostrophe लगा के em लिखा हुआ है. Am stand for them. Them एक हमारा pronoun है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें। ओके, एम ये भी फिर वही बात आ गई कि एक्सप्रेशन, कि वहाँ का जो एक नॉन फॉर्मल तरीका है कि वो एक लिटरेरी अंदाज नहीं है, तो उधर एम वही बोलने के अंदाज में कि वो बीच में से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो ऐसे प्रोनाउंस नहीं होते, तो इस वजह से यहाँ पर ये एक नॉन स्टैंडर्ड अंदाज है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाकर जब हम इस तरह से एक छोटा सा कोमा लगा देते हैं और बाकी का वर्ड जो है वो हम इस तरह से लिख देते हैं, तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। देम, तो ये देम को शो कर रहा है कि नो कर्टिसीज फॉर शोइंग एम। कर्टिसीज मीन्स कि जो एक हमारे एक पोलाइटनेस, एक जो वेल मैनर हमारा अंदाज़ होता है मिलने का लोगों को, मतलब एक कर्टिसी हमारे अंदर जो एक बिहेवियर होता है, ठीक है, आज से जो हम लोगों से जिनको हम स्पेशली जानते होते हैं उनके साथ जो है, तो वो हम एक्सप्रेशन नहीं दे पाते उन्हें। क्यों? क्योंकि हम उनको पहचान ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? अगेन द क्वेश्चन इज देयर। नो नोइंग एम,
कि ना ही हम उनको जानते हैं, ना ही हम उनको मतलब हमारा ऐसा हम कोई भी अपनी ऐसा एक्सप्रेशन ही नहीं देते जिससे हमें लगता है कि हम उन्हें जानते हैं। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, ना तो कोई सफ़र ना ही कोई मूवमेंट। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, यहाँ पर आई हैव राइट डाउन द वर्ड लोकोमोशन मीन्स हरकत, हरकत व सकनात, कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही। नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन। इंक्लिंग, इंक्लिंग मीन्स अ हिंट, एक वेग आइडिया, तो कुछ भी मालूम नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा रास्ते का। नो नोशन, और ना ही कोई मतलब कोई पर्पस है, कोई बिलीव अबाउट समथिंग। नोशन का मतलब होता है कि हमारा कोई भी किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पर्पस नहीं है। नो गो बाय लैंड और ओशन, नो मेल नो पोस्ट। नो गो मीन्स कहीं नहीं जा रहे, कुछ आ जा नहीं रहा, ना तो कोई लैंड और ओशन मीन्स है कि ना तो कोई समंदरी सफ़र हो रहा है और ना ही कोई ज़मीनी सफ़र जो है वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। नो मेल नो पोस्ट, ना तो कोई मेल आ रही है ना ही कोई डाक जा रही है। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, नो पार्क नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, नो कंपनी नो नोवेलिटी। कि ना तो कोई फॉरेन कोस्ट कि दूर किसी बैरूने ममालिक के किसी साहिल से ना तो कोई ख़बर आ रही है, और ना ही नो पार्क नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। जेंटिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि हम जो एक अंदाज़ है हमारा मिलने का लोगों से, टू मीट पीपल पोलाइटली, यानी जो अच्छे से अंदाज से बड़े शाइस्तगी से हम लोगों से मिलते हैं। रिंग इज़ लाइक दिस। यहाँ पर अगर आप वर्ड टू नो में देखें तो रिंग इज़ अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन यूज फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग, जो कि एक जगह है, एक कोर्स जैसे होता है जहाँ पर लोग यूजुअली स्पेशली द पीपल हु आर द रिच और हु यूज टू डू दिस एज ए लग्जरी, तो वो मतलब एक जो उनकी एक लग्जरी वॉक होती है जो स्पेयर टाइम में वो जहाँ पर जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर जो एक सर्कुलर कोर्स है वो लंदन में एक हाइड पार्क वहाँ पर है। तो यहाँ पार्क भी उस हाइड पार्क का नाम जो लंदन में एक स्पेशल एक जगह है, और उस कोर्स का नाम जो जिसमें रिंग यानी एक वो सर्कुलर है इसलिए उसको रिंग कहते हैं। तो यूजुअली लोग वहाँ पर जाते हैं, तो इसलिए ना तो वहाँ पर कोई अब उनकी कंपनी मतलब ना ही फ्रेंड्स आपस में मिलके बैठ रहे हैं, नो नोबेलिटी, और ना ही वहाँ पर अब वो मोअज़्ज़िज़ अफराद नज़र आते हैं जो कि यूजुअली वहाँ पर उस पार्क में जाया करते थे शाम की सैर के लिए, आप समझ लें। नो वार्मथ नो चेयरफुलनेस, नो हेल्थफुल ईज़, no comfortable feel in any member, no shade, no shine, no butterflies, no bees, no fruits, no flowers, no leaves, no birds। कि ना तो warmth means कि वो जो एक moderate heat यानी वो एक गर्म जोशी जज्बात में, cheerfulness ना वो खुशी है ना वो गर्म जोशी है, ना ही वो healthful ease के मतलब वो जो ease means एक absent of difficulty, मतलब जब आप बड़े इजीली बड़े आसानी से कि वो जो एक सेहतमंद हमारी कंपनी है या एक वो जो एक गर्म जोशी है जज्बों में एक इजहार है वो अब नहीं है। नो कंफर्टेबल इन एनी मेंबर के मतलब किसी भी मेंबर मीन्स यानी किसी भी जो फ़र्द है उसके अंदर वो एक कंफर्टेबल जोन में नहीं है, ठीक है। नो शेड नो शाइन नो बटरफ्लाइज नो बीज, ना तो कोई शाम है ना सुबह है और ना ही कोई लिविंग क्रीचर नज़र आ रहा है उनके इर्द गिर्द, ना तो कोई फ्रूट है ना कोई फ्लावर है, नो लीव्स नो बर्ड्स, क्योंकि दिस इज़ द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर को यहाँ पर हमारे पोइट ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। वो जो मैं एक क्वेश्चन लीव कर रही थी हर एक के पीछे हर सेंटेंस को रीड करने के बाद, इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंक्लूड दैट हाउ द टेक्स्ट is showing the word no throughout the poem। पूरे पोएम में नो ने किस तरह से वर्ड उस जो मेन वर्ड जो लास्ट पर है नवंबर और एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको वो कैसे डिफाइन करता है। तो इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द टेक्स्ट इन होल एंड देन वी विल मूव टू द MCQs एंड द समरी एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप पढ़ते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहें, इस टाइम को कंप्लीटली यूटिलाइज़ करें और अपने आप को अब अपनी स्टडीज़ के साथ बिज़ी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।